नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और ये हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज का भाग 1 है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज भी हम सिविल सेवा परीक्षा के नज़रिए से दिन की सबसे ज़रूरी खबरों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। आज हमारे पास संस्कृति, विज्ञान, रक्षा बहुत कुछ है। कुछ विषयों पर शायद हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, और आज हम सिर्फ खबरें नहीं देखेंगे बल्कि उनके बीच के जो कनेक्शंस हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक प्राचीन मंदिर का आर्किटेक्चर और आज का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोनों एक ही बड़ी बहस का हिस्सा है। दिलचस्प है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। पहला विषय है तमिलनाडु का अरुणाचलेश्वर मंदिर। खबरों में तो ये अतिक्रमण हटाने को लेकर था, कार्तिकाई दीपम उत्सव के लिए। हाँ, वो तो तात्कालिक कारण था, लेकिन ये मंदिर अपने आप में द्रवण वास्तुकला का एक जीता जागता म्यूजियम है। इसकी शुरुआत 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने की थी। अच्छा, चोलों ने? हाँ, और फिर बाद में होयसल आए, फिर विजयनगर के नायकर राजा, सबने इसमें कुछ न कुछ जोड़ा, ऐसे और भव्य बनाया। ये एक तरह से अपनी सत्ता को वैधता देने का भी तरीका था, है ना? कि हम भी इस महान परंपरा का हिस्सा हैं। मैंने पढ़ा कि ये 25 एकड़ में फैला है और इसका जो मुख्य टावर है राजगोपुरम, वो 217 फीट ऊंचा है। ये तो भारत के सबसे ऊंचे टावरों में से एक होगा। बिल्कुल। और वो 1000 स्तंभों वाला हॉल भी है। वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। उन हॉलों में सामुदायिक सभाएं होती थीं, धार्मिक प्रवचन, संगीत, नृत्य के कार्यक्रम। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं बल्कि एक सामाजिक केंद्र भी था। सही पकड़ा, एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र। यही चीज इन मंदिरों को सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि जीवंत संस्थान बनाती थीं। वाह! और देखिए, एक तरफ ये जीवंत विरासत है और दूसरी तरफ हम अपनी भूली हुई विरासतों को फिर से खोज गए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का सिरपुर पुरातात्विक स्थल, सरकार उसे यूनेस्को टैग दिलाने की कोशिश कर रही है। हाँ, और सिरपुर वाकई इसका हकदार है। ये महानदी के किनारे बसा था और कभी दक्षिण कोसल की राजधानी था। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो है इसका बहुधार्मिक स्वरूप। वही, खुदाई में 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार और 3 जैन विहार मिले। सोचिए, एक ही जगह पर। ये उस समय के समाज के बारे में क्या बताता है? काफी सहिष्णु समाज रहा होगा। बहुत ज्यादा। सिरपुर सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। और जब व्यापार होता है तो अलग अलग संस्कृतियां और विचार साथ आते हैं और फलते फूलते हैं। ये उसी का सबूत है। इसमें एक पंचायतन शैली का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? पंचायतन मतलब पंच या पांच। इसमें एक मुख्य केंद्रीय मंदिर होता है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर। एक तरह से मुख्य देवता अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं। ये वास्तुकला रस संतुलन का बहुत सुंदर उदाहरण है। समझ गई। चलिए, इतिहास से अब थोड़ा शरीर के विज्ञान की तरफ आते हैं। विटामिन B12। मुझे हमेशा लगता था कि इसकी कमी का असर सिर्फ थकान या कमजोरी तक होता होगा। नहीं, लेकिन इसके शुरुआती लक्षण हमारी त्वचा पर भी दिख सकते हैं, जैसे हाइपरपिगमेंटेशन। बिल्कुल सही। विटामिन B12 या कोबैलेमिन हमारे नर्व सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर इसे खुद बना नहीं सकता। हाँ, ये हमें पशु उत्पादों से ही मिलता है ना? जैसे मांस, अंडे, दूध। इसीलिए जो लोग शाकाहारी या वीगन डाइट पर होते हैं उनमें इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि पौधों में ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। लेकिन मैंने सुना है कि हमारा लिवर इसे कुछ समय तक स्टोर कर सकता है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। लिवर इसे 2 से 5 साल तक स्टोर कर सकता है। इसलिए कमी के लक्षण दिखने में समय लगता है, पर जब दिखते हैं तो वो गंभीर हो सकते हैं। चलिए, B12 के लिए तो बाहरी स्रोत जरूरी है, पर कुछ पौधे तो खुद ही औषधियों का खजाना है, जैसे एलोवेरा। हम सब इसे मामूली जलन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर अब एक कंप्यूटर सिमुलेशन बता रहा है कि इसके अणु अल्जाइमर से जुड़े एक एंजाइम को रोक सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही उम्मीद जगाने वाली खोज है। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। मतलब अभी लंबा रास्ता तय करना है। बहुत लंबा। इसे लैब में टेस्ट किया जाएगा, फिर इंसानों पर। सालों लग सकते हैं। तो उम्मीद रखना अच्छा है, पर इसे अभी इलाज नहीं मान सकते। वैसे एलोवेरा का एक और पहलू है। कौन सा? पर्यावरण। इसकी जड़ें उथली होती हैं तो ये मिट्टी के कटाव को रोकने में बहुत कारगर है, खासकर शुष्क इलाकों में। पौधों से अब समंदर की तरफ चलते हैं। ग्रे सील। एक स्टडी में पता चला है कि इनके दूध में 332 तरह के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ये क्या होता है?
ओलिगोसैकेराइड्स आप समझिए, जटिल शुगर होते हैं जो बच्चे की आंत में अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। अच्छा, एक तरह के प्रीबायोटिक्स। बिल्कुल, ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। प्रकृति का कितना शानदार तरीका है अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का। अच्छा, इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड बताया गया है। मतलब इनकी आबादी अभी ठीक है। हाँ, लीस्ट कंसर्न का मतलब है कि फिलहाल इन पर विलुप्त होने का कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये अच्छी खबर है, पर हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का खतरा तो सब पर है। और इनका वो बॉटलिंग वाला व्यवहार भी बड़ा मजेदार है। पानी में सीधे खड़े हो जाते हैं, सिर्फ सिर बाहर रखकर। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ध्यान लगा रहे हों। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आराम करने या सोने का एक तरीका है, ताकि सांस भी लेते रहें और शिकारियों पर नजर भी रख सकें। बहुत बढ़िया। अब देश के अंदर के सेक्टर्स की बात करते हैं। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक नई स्कीम लाई है, टेक्सराम्स। हाँ, टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप। नाम थोड़ा लंबा है, पर काम की योजना है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक मिनट, यही मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फर्क है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% पैसा और नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग बंटी होती है। अच्छा, तो टेक्सटाइल्स का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा? बिल्कुल। इसका मतलब है कि सरकार टेक्सटाइल में रिसर्च और इनोवेशन को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता मान रही है। ठीक है, तो घरेलू सेक्टर्स के साथ साथ वैश्विक मंच पर भी भारत अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। खबर है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बनेंगे। हाँ, और ये भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है। और दिलचस्प यह है कि भारत इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है 1995 से। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारी भागीदारी पुरानी है, लेकिन अध्यक्ष बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराने का हमारा जो अनुभव है, वो अब दुनिया के काम आएगा। हाँ, ईवीएम से लेके इतनी बड़ी मतदाता सूचियों को मैनेज करने तक दुनिया हमसे बहुत कुछ सीख सकती है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर एक तरफ हम दुनिया को लोकतंत्र सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर विकास के मॉडल पर ही बहस चल रही है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। 3097 मेगावाट की क्षमता, ये देश की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ऊर्जा के लिए तो जरूरी है, पर विवाद क्यों है? विवाद जगह को लेकर है। ये दिबांग नदी घाटी में बन रहा है, जो हिमालय का सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र है, एक मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओह, तो पर्यावरण पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बहुत गहरा। हजारों हेक्टेयर जंगल डूब सकते हैं, और वो इलाका इदू-मिश्मी जनजाति का घर भी है। उनकी पूरी संस्कृति, उनकी आजीविका, सब कुछ उन्हीं जंगलों पर निर्भर है। तो ये विकास बनाम पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सीधी बहस बन गई है। बिल्कुल, और इस संतुलन को साधना ही भारत के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाला है। इन चुनौतियों के बीच भारत भविष्य की तकनीक में भी बड़ी छलांग लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस के ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। ये भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। इसरो के बाद अब भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इस दौड़ में पूरी ताकत से उतर गया है। इसकी तकनीक के बारे में कुछ बताइए। ये कार्बन कंपोजिट बॉडी और 3D प्रिंटेड इंजन, ये क्या चीज़ है? कार्बन कंपोजिट एक बहुत हल्का लेकिन स्टील से भी ज्यादा मजबूत मटेरियल है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है, मतलब कम ईंधन में ज्यादा वजन ले जा सकता है। और 3D प्रिंटिंग? उससे इंजन के जटिल हिस्सों को बहुत तेजी से और एक ही टुकड़े में बनाया जा सकता है। इससे लागत और समय दोनों बचते हैं। ये पूरा का पूरा गेम चेंजर है। इसमें एक हाइपरगोलिक लिक्विड इंजन का भी जिक्र है। हाँ, हाइपरगोलिक का मतलब है कि इसके ईंधन के दो हिस्से संपर्क में आते ही खुद जल उठते हैं। कोई स्पार्क प्लग नहीं चाहिए। इससे आप इंजन को स्पेस में बंद करके दोबारा चालू कर सकते हैं, जो सैटेलाइट को सटीक कक्षा में छोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। कमाल है। तो अंतरिक्ष के साथ साथ जमीन पर भी रणनीतिक सोच जरूरी है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 हुआ। हाँ, ये भारतीय सेना और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी CLAWS मिलकर आयोजित करते हैं। पर इस तरह के संवाद का असल में नतीजा क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ अकादमिक चर्चा बनकर रह जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे मंचों से जो सिफारिशें निकलती हैं, वो रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तक जाती हैं।
ये भविष्य की सैन्य नीतियों को आकार देने के लिए एक बौद्धिक आधार तैयार करता है। तो आज हमने 5वीं सदी के सिरपुर से लेकर भविष्य के विक्रम आई रॉकेट तक कई अहम पड़ावों को छुआ। हाँ, और हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ अपनी समृद्ध विरासत को सहेज रहा है और दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक को आकार दे रहा है। और यही आज के हमारे विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। जिस तरह हमने एटलिन परियोजना में देखा, क्या विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन साधना ही आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी? इस पर सोचिएगा। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम कल भाग 2 के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।